नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और टॉपिक आपका। हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। देखिए, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक और मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ये तीनों स्टैटिस्टिक्स आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंपैरिजन वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बी बोस-आइंस्टीन और एफ फर्मी डिराक, इसमें आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स में जो कण होते हैं ना, उनकी पहचान अलग अलग होती है। यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? कण जो होते हैं वो भेदे होते हैं, मतलब पार्टिकल की अपनी पहचान होती है। पार्टिकल होते हैं ए, बी, सी, इस तरीके से पार्टिकल होते हैं। ये जो होती है पार्टिकल की डी, अलग अलग पहचान होती है सभी पार्टिकल्स की मैक्सवेल बोल्ट्जमान में। लेकिन ये जो दोनों स्टैटिस्टिक्स हैं, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक, इनमें पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब हुआ कि कणों की, पार्टिकल्स की खुद की कोई भी पहचान नहीं होती। मतलब सारे पार्टिकल ए इसी तरीके से लिखे जाते हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं, एक पार्टिकल है HCl। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है, मॉलिक्यूल है, ये देखिए दो एटम से मिलके बना है। एक एटम इसके अंदर हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। अब ए तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और बी यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब यहाँ पे पहचान अलग अलग है। ए और बी दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं। इसका मतलब पार्टिकल दोनों क्या है, भेद्य, डिस्टिंग्विशेबल, पहचान हो रही है दोनों की। लेकिन अगर मैं बात करूँ H2, तो H2 को आप लिखोगे HH। अब देखिए, अगर आप कहो तो ये ए है, ए भी हाइड्रोजन है और बी भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब दोनों एक जैसे पार्टिकल हैं। यानी कि अगर H2 को आप H1 और H2 लिखो पहला, और उसके बाद H2 H1 एक्सचेंज करके लिख दो, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों हैं ही HH। अगर आप सीधी सी बात करो, मैं समझाने की बात करूँ, H और H है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए, अगर आप एक्सचेंज कर दो, इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो और इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो, तो भी देखिए हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन कौन सा, क्योंकि कोई मार्का नहीं है किसी भी हाइड्रोजन का। यानी कि सारे पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, अभेद्य कण होते हैं। तो बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक दोनों में पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, पहचान नहीं होती पार्टिकल्स की अलग अलग। यानी कि पार्टिकल का एक ही सिंबल होता है, ए। यानी कि सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल कोई अलग भेद ही नहीं नज़र आता, रूप रंग सब एक जैसा। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमान अकेली है जिसके अंदर पार्टिकल की अलग अलग पहचान होती है, जिनको ए बी सी डी इस तरीके से लिखा जाता है। इसको और ज़्यादा वाइडली एक्सप्लेन समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वैसे पहले कर चुके हैं ये। देखिए, मान लीजिए ये दो बॉक्सेस हैं अपने पास, ठीक है ना बेटा। मैं यहाँ भी बना देता हूँ, सेम बॉक्स हैं, ये दो बॉक्स हैं। दो बॉक्स के अंदर अगर तो मैं बात करूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमान की यहाँ पर, और यहाँ पर बात करूँगा बोस-आइंस्टीन की। अब देखिए, मेरे को क्या कहा गया कि दो बॉक्सेस के अंदर दो पार्टिकल को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। दो पार्टिकल हैं, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान में तो क्या लिखोगे कि ए पार्टिकल यहाँ चला गया, बी पार्टिकल यहाँ चला गया, ठीक है। फिर ये कह सकते हो बी पार्टिकल सर यहाँ चला गया, ए पार्टिकल यहाँ चला गया। और फिर ये भी हो सकता है कि ए बी यहाँ चला जाए, ये खाली रहे। फिर ये कंडीशन भी हो सकती है कि ए बी इसमें चला जाए और ये वाला खाली रहे। तो ये को टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी बन रही हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चार पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि पहले क्या है, ए एक पहले में चला गया, बी दूसरे में चला गया, बी पहले में चला गया, ए दूसरे में चला गया, ए और बी दोनों पहले में आ गए, दूसरा खाली, फिर पहला खाली और ए और बी दोनों दूसरे में चले गए। ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये चार पॉसिबिलिटी इसके अंदर बन रही है। इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, चार। लेकिन जब हम बोस-आइंस्टीन के अंदर जाते हैं तो आप खुद देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। दोनों पार्टिकल ए हैं, दोनों पार्टिकल क्या हैं, ए। तो ए इधर चला गया और फिर ए इधर चला गया, तो इसका मतलब ये तो पहली पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सीधी सी बात है, दोनों ए इधर आ जाएं, इधर कोई ना जाए। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों ए इधर चले जाएं, इधर कोई ना जाए। तो ये तीन ही इसमें पॉसिबिलिटी है।
तो ये फ़र्क नज़र आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो पहली कंडीशन है जिसके अंदर आपको दिख रहा है ए, ये एक बार ही आ रही है, ये एक बार ही आ रही है, क्योंकि इसमें तो ए बी और बी ए है, क्योंकि पार्टिकल जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान है उसके अंदर डिस्टिंग्विशेबल है, तो टेबल भी आप बना सकते हो, लेकिन उसमें डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात देखिए, एक जो अपने पास बॉक्स है उसमें जितने मर्जी पार्टिकल आ सकते हैं इसके अंदर, इसमें भी हालांकि ऐसा ही है, लेकिन फर्मी डिराक में एक के अंदर एक ही जाता है पार्टिकल, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ये बात हमने डिस्कस की है। फिर वेव फंक्शन इज इवन, जो वेव फंक्शन होता है वो इवन होता है। अब वही समझना है कि साई माइनस एक्स इज इक्वल टू साई एक्स, ये इवन वेव फंक्शन की पहचान होती है, उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका। जबकि फर्मी डिराक में जहाँ जाओगे वहाँ पे वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे वेव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और वहाँ पे जब ऑड वेव फंक्शन की बात करेंगे तो कुछ नई प्रॉपर्टीज़ अराइज हो जाएंगी। वहाँ पे वेव फंक्शन जो होता है वो इवन होता है, सम होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सबसे मेन चीज़ जिसमें क्या आती है, स्पिन। स्पिन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी जाती है उसमें स्पिन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की, तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल जितने भी होते हैं उन सभी के सभी पार्टिकल की जो स्पिन होती है वो पार्टिकल हैज़ स्पिन इंटीग्रल स्पिन, यानी कि 0 1 2 3 यूनिट्स ऑफ एच, उसका चक्रण जो होता है वो एच का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि 0 एच 2 एच 3 एच 4 एच, यानी कि एन एच लिख सकते हैं। एन कहीं से भी शुरू हो जाता है, 0 1 2 3, यानी कि इस तरीके से स्पिन जो होती है वो क्या होती है, इसकी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, तो एग्जाम्पल्स देखिए, सबसे पहले मेन एग्जाम्पल इसका जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो है फोटोन का। यानी कि फोटोन जो होते हैं वो, उनकी स्पिन जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, या कह सकते हैं एन एच स्पिन वाले सारे इसमें आ जाते हैं, तो फोटोन इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाता है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें फोनोन भी होते हैं, और फोनोन आपको पता है क्या होते हैं, अगले साल पढ़ेंगे वैसे फाइनल ईयर में। जैसे लाइट का क्वांटा फोटोन होता है, वैसे ही साउंड का क्वांटा फोनोन होता है। ठीक है ना। फिर देखिए 2 हीलियम 4 जिसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हो। अब देखिए H2D2। अब देखिए जो H2 है, आपको सिंपल सी बात है, उसको क्या लिखोगे, HH मैंने अभी बताया, D2 है उसको DD, यानी कि पार्टिकल जो है इसमें क्या अभेद हैं, पहचान नहीं होती अलग अलग पार्टिकल की। फिर कहते हैं जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनको बोसॉन्स कहते हैं, जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनको बोसॉन्स कहा जाता है, ये आपको भली भांति याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आता है कुछ और इसकी कंडीशंस। अब आपके पास आपको पढ़नी है डीजर्नेसी क्या होती है, यानी कि अपभ्रष्टता क्या होती है, डीजर्नेसी ऑफ स्टेट, जीआई से लिखते हैं इसको। देखो कुछ लेवल ऐसे होते हैं ना जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है, तो वही बात, नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेसी ऑफ द स्टेट। उन लेवल को क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स, और इस प्रॉपर्टी को डीजनरेसी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये 3 लेवल हैं, 3 लेवल मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, 1 2 2, 2 1 2 एंड 2 2 1। तीनों की एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। 3 लेवल्स हैज़ इक्वल एनर्जी, सो इट हैज़ डीजनरेसी 3। और डीजनरेसी क्या होती है, 3 है, क्योंकि 3 लेवल है एक जैसी एनर्जी के। अगर एक जैसी एनर्जी के 5 लेवल होते तो डीजनरेसी 5 हो जाती। जैसे आप बात करो 1 2 1 2, 1 1 2 2, 2 2 1 1, कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। उसके बाद 2 1 2 1, 1 2 1 1 2 1 2 हो गया। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं। और भी कोई पॉसिबिलिटी अगर बन रही हो तो आप ध्यान दे सकते हो, 2 1 1 2 बन सकता है, उसके बाद 1 2 2 1 बन सकता है। 6 पॉसिबिलिटी, इसका मतलब देखिए 6 लेवल हैं, ये 6 लेवल हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है, तो इसकी डीजनरेसी 6 होगी। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। वो सारे के सारे लेवल जो एक जैसी ऊर्जा के होते हैं उसको क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं, उनको डीजनरेट लेवल्स कहते हैं। अब देखिए सिंस पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल, मैंने फिर बात की, कण जो हैं वो अभेद्य हैं। देन इसका मतलब अगर पार्टिकल को एक्सचेंज कर दिया जाए, देन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि पार्टिकल को एक्सचेंज करना एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर आप जैसे पीछे मैंने बताया था बॉक्स के अंदर ए भर रहे हो, तो अब दोबारा इस ए को यहाँ ले आके ए और इस ए को यहाँ ले आके ए तो फिर भरा गया, तो ये एक ही कंडीशन है। इसका मतलब एक ही ए ठीक रहेगा दोनों बॉक्स के अंदर,
है ना। अगर ए और बी होता तो ए बी और बी ए लिखना है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान में होता है, लेकिन इसमें क्योंकि पार्टिकल की पहचान ही नहीं है, दोनों ए हैं, तो एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, कोई भी लेवल जी आई है, ठीक है, कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने भी पार्टिकल आप उसके अंदर ले आ सकते हो, मतलब 10 पार्टिकल भी आ सकते हैं एक लेवल के अंदर, 15 भी आ सकते हैं, जितने मर्जी आ सकते हैं, है ना। लेकिन फर्मी डिराक में एक ही आता है, एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल, लेकिन इसमें जीआई को बॉक्स मान के आप कर सकते हो, जितने बॉक्स उतने पार्टिकल। जैसे देखिए, मैंने क्या दिया, कुल कॉम्बिनेशन कितने होंगे। देखो, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा समझते हैं ये क्या चीज़ है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जीआई बॉक्सेस हैं और उनमें एनआई पार्टिकल को भरना है, और फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स वाली। जीआई है, जीआई बॉक्स हैं, उसमें एनआई पार्टिकल को मुझे भरना है। एक बॉक्स में जितने मर्जी पार्टिकल जा सकते हैं, ये चीज़ें आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बहुत साइंस स्टैटिस्टिक्स की मेन चीज़ें यहाँ फॉलो होंगी। एक बॉक्स में जितने मर्जी पार्टिकल जा सकते हैं, फिर पार्टिकल एक्सचेंज करना ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो हमें स्किप करने पड़ेंगे। अब देखिए, जी आई जब मैं ऐसे लिखूँगा G1N1, G2N2, G3N3, G4N4, GI Ni, तो ये कितने बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे Gi+Ni। अब इनमें से मैं एक Gi को फिक्स कर देता हूँ, जैसा यहाँ पर लिखा है, इफ़ Gi इज़ फिक्स्ड देन कॉम्बिनेशंस। अगर Gi को मैं फिक्स कर दूँ तो कॉम्बिनेशन रह जाएंगे Gi+Ni-1, क्योंकि अब Gi नहीं रहेगा, ये Gi-1 हो जाएगा, और Ni तो है ही, प्लस Ni, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये Gi+Ni-1। टोटल परम्यूटेशन कितने बन जाएंगे, यानी कि इतने लेवल को भरने में कितने तरीक़ों से भरा जा सकता है, सीधी सी बात है, यही होता है ना, कितने तरीक़ों से इतने लेवल्स को भरा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, उसका फैक्टोरियल Gi+Ni का Gi+Ni-1 का फैक्टोरियल परम्यूटेशन, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, ध्यान में रखना बात कि इतने तरीक़ों से भरा जा सकता है। दोबारा देख लीजिए, अगर Gi लेवल हैं, Ni पार्टिकल को उसमें भरना है, एक को कर दिया फिक्स, तो Gi+Ni-1 का फैक्टोरियल इतने तरीक़ों से किसी को भरा जा सकता है। फैक्टोरियल को ऐसे भी बना देते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे भी बना देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, और फैक्टोरियल को ऐसे भी बना देते हैं, यानी कि Gi+Ni-1 तरीक़ों से भरा जा सकता है। पर मैंने बोला रिपीटेशन नहीं हो सकती, इसका मतलब कुछ तरीके ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। कितने तरीके रिपीट होंगे, जो तरीके रिपीट होते हैं उनका हमेशा डिवाइड करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए, रिपीटेशन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, सो Gi-1 का फैक्टोरियल एंड Ni का फैक्टोरियल परम्यूटेशंस आर नॉट पॉसिबल। यानी कि आपको पता है कि Gi-1 जो दोबारा भरे जाएंगे उनमें देखिए, क्योंकि वो पार्टिकल तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो Gi-1 फैक्टोरियल और Ni फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन वो हैं जो नहीं होंगे। Gi-1 फैक्टोरियल और Ni फैक्टोरियल रिपीट होंगे ये दोबारा, तो ये रिपीटेशन नहीं चलेगी। इसलिए रिपीटेशन की बजाय इन दोनों को हटाने के लिए इसके अंदर इनका डिवाइड कर देते हैं, तो W की वैल्यू जो आती है वो क्या आ जाती है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, W की वैल्यू ये आ जाती है पाई आई मैंने पहले भी बताया था, पाई आई का मतलब होता है, अगर पाई आई AI कहीं लिखा है उसका मतलब A1 A2 A3। अगर आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना। और ऊपर जो आइकॉन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना, वहाँ पर BSc सेकेंड ईयर की जितनी वीडियोज़ अब तक डाली है सारी की सारी वीडियोज़ के मैंने लिंक डाल रखे हैं। जब आप आइकॉन बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको 5 वीडियोज़ दिखेंगी, उनमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स भी है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी लिंक पे क्लिक कर सकते हो। देखिए, ये आपके पास क्या आ गई, W की वैल्यू आ गई, टोटल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ गई, यानी कि ये इसकी क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और ये मैक्सिमम होती है, आपको पता है, ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स में भी मैंने कंस्ट्रेंट्स बताए थे, ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो,
जैसे 2 बॉक्स हैं तो जी आई क्या हो जाएगा, 2 बॉक्स हैं तो जी आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके अंदर 2 पार्टिकल भरने हैं तो एन आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें देखना है कितने तरीक़ों से भरा जा सकता है। तो हमने अभी अभी आपको ये बात बताई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी मैंने बताई थी कि पहले ए भरा जाएगा, फिर ए बी, ए दोनों इसमें चले गए, ये खाली, फिर ये खाली पड़ा है और इसमें ए चले गए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं बेटा, यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। और हमें चेक करना है क्या रियल में जी आई को 2 और एन आई को 2 जब पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या रियल के अंदर हमारे पास ये डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 3 ही आती है। तो ज़रा चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, जी आई को 2 लिया, एन आई को भी 2 लिया और यहाँ पुट किया, तो डब्ल्यू क्या आएगा, देखिए जी आई की वैल्यू कितनी है, 2, एन आई की वैल्यू कितनी है, जी आई प्लस एन आई -1 का फैक्टोरियल, उसके बाद नीचे हो जाएगा डिवाइड, जी आई -1 यानी कि 2 - 1, 1 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल। अब आपको पता ही हो जाएगा 2 2 4 और 4 में से 1 जाएगा, ऊपर बचेगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल, 1 2 का फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टोरियल से जब 3 को काटो 3 बच जाएगा, 3 के फैक्टोरियल से बाहर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखना, आपको आंसर 3 ही मिलेगा। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें हो गई बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की, जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और अब आप इसका ऐसे कीजिए, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, एक पेज भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और आपको ताकि ये इसको जूम करके बाद में आप इसको नोट करना स्पेशल कॉपी के ऊपर। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स आर एज फॉलोज, सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो लगाते हैं। अब देखिए कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो पढ़ तो चुके हो आप, पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान में मैंने पढ़ाए थे, लेकिन अब फिर स्टडी करते हैं। पहला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 ये कांस्टेंट होते हैं। पहले लेवल में n1 पार्टिकल उसकी एनर्जी E1, दूसरे लेवल में n2 पार्टिकल उसकी एनर्जी E2, तीसरे लेवल में n3 पार्टिकल उसके एनर्जी E3, टोटल पार्टिकल ये हो गए। अब मैंने बोला था कि पार्टिकल E2 से E1 में आ सकते हैं, E1 से E3 में जा सकते हैं, E3 से E5 में जा सकते हैं, E5 से E1 में आ सकते हैं। पार्टिकल एक लेवल से दूसरे लेवल में तो जा सकते हैं, मतलब N1 N2 N3 तो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टिकल पूरे सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, लेवल के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। अब देखिए एनर्जी का रीज़न क्या है। अब पहले लेवल की एनर्जी E1 है, तो उसके अंदर N1 पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल की एनर्जी E1 है, टोटल एनर्जी दोनों क्या होगी, N1 E1। फिर दूसरे की N2 E2, तीसरे की N3 E3। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर देखें N1 E1 N2 E2, ये हो जाएगी कांस्टेंट। ये भी एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, दूसरा कंस्टेंट। अब देखिए किस वजह से एनर्जी चेंज हो रही है। अब ई आई तो कांस्टेंट है, ओनली एन आई चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब अवकलन डेल्टा एन आई होगा। तो ये देखिए डेल्टा ई, जब कांस्टेंट का अवकलन करते हो 0 आता है, तो जब आप ई का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया, तो डेल्टा ई क्या आ गया, ई आई डेल्टा एन आई। ये माइनस मैंने ऐसे लगा दिया क्योंकि इधर 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे मैं इक्वेशन को फिर घटाने वाली बात करता हूँ, उससे अच्छा यही माइनस लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है, जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटीज़ मैक्सिमम सी कंडीशन आएगी W से, और जो इन पहले दोनों से कंडीशन आ रही है उनको माइनस करना होता है। और यहाँ भी देखिए मैंने जब एन आई का डिफरेंशिएशन किया डेल्टा एन आई, इसके आगे भी माइनस लगाया है, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा एन आई अकेला 0 नहीं होगा, समीशन 0 होगा, मैंने अभी बताया, अकेला 0 नहीं होगा। अब देखिए दो कंडीशंस मिल गई, पहली ये, दूसरी ये। आगे माइनस लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ चाहे। और आगे जहाँ पे आप लिखोगे कि पहली को अल्फ़ा से गुणा करना है, दूसरी इक्वेशन इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, ये करते हो तो वहाँ पे माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, किससे, 3 में से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड का लिख दूंगा सीधा, कि माइनस यहीं लगा दिया, तो एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी अभी निकाली है हमने, मैक्सिमम होती है तो उसका लॉग भी मैक्सिमम होता है। तो लॉग, तो यहाँ क्या कर लीजिए, ये जो है मैं आपको बता दूँ, ये पाई आई लगाया हुआ है, देखो जूम करके, लॉग पाई आई, ये रह गया था लगाने वाला, ये वही चीज़ आ गई दोबारा, मैक्सिमम। ये चीज़ क्या है, मैक्सिमम है। अब जब ये चीज़ मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डेल्टा क्या आ गया, पूरे का 0। अब देखो लॉग को जब ओपन करोगे क्या आ जाएगा, आपको पता है, लॉग
ये माइनस ये दोनों हो जाएंगे, तो log जी आई प्लस एन आई माइनस वन माइनस लॉग जी आई माइनस वन फैक्टोरियल लॉग एन आई, ये आ गया। यानी कि ये log को ओपन कर दिया। अब देखिए, अब स्टिरलिंग फॉर्मूला होता है log एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, ये होता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई पूछे log n फैक्टोरियल क्या होता है तो आपको पता है n log n माइनस एन, ये होता है स्टिरलिंग फार्मूला। यहाँ n की जगह क्या है, जी आई प्लस एन आई माइनस वन, तो हो गया n log n माइनस एन, इजीली एरो लगे हुए इसके लिए। फिर यहाँ पे n जी आई, तो n यानी कि जी आई माइनस वन लॉग जी आई माइनस वन माइनस जी आई माइनस वन, बार माइनस है, बार क्या है, ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस रख लिया। यहाँ भी माइनस है, ये हो गया एन आई लॉग एन आई माइनस वन। समझ आ गई बात? काफ़ी इजी है ये, इसको स्टेप को सॉल्व करके देखो। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि बाहर क्या है, डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन ओपन करेंगे, तो आप खुद थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टेप थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले log जी आई माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन log x, फिर जी आई प्लस, अब देखिए x का ये एन आई माइनस वन का भी करना है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पर देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, log जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखिए ये आ रहा है, ये चीज़ तो एज इट इज़ पड़ी है। पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो तो स्टेप यहाँ पर है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये रहा और इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। कैसे? अब log जी आई प्लस एन आई माइनस वन का डिफरेंशिएशन हो गया वन बाय जी आई प्लस एन आई माइनस वन। अब जी आई होता है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब जी आई प्लस एन आई माइनस वन में ओनली एन आई का डिफरेंशिएशन होगा, और एन आई के डिफरेंशिएशन को क्या लिख दूंगा, डेल्टा एन आई, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन भी आपको पता चल गया कि जी आई कॉन्स्टेंट है, तो ओनली एन आई का होगा डेल्टा एन आई, लॉग वाला टर्म वैसे का वैसे। फिर उसके बाद इसका जब करोगे तो यहाँ भी डेल्टा एन आई, बाहर माइनस है तो माइनस डेल्टा एन आई। अब आपको यहाँ भी पता चल रहा है, यहाँ बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा डेल्टा एन आई, और डेल्टा एन आई से कट जाएगा, तो ओनली इतना ही बचेगा इसमें, यानी कि इसमें पहला ही स्टेप बचेगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं ये सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में देखिए जी आई है सारे, और जी आई का डिफरेंशिएशन जीरो होता है क्योंकि जी आई कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया पूरे का। अब देखिए ये स्टेप, इस स्टेप में देखिए पहले एन आई वैसे का वैसे पड़ा है, फिर log एन आई का डिफरेंशिएशन हो गया वन बाय एन आई डेल्टा एन आई। यहाँ भी समझ लीजिए, यहाँ एन आई से एन आई कट जाएगा, ये बचेगा डेल्टा एन आई। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन करते हैं एन आई का हो गया डेल्टा एन आई, और log एन आई वैसे का वैसे, यानी कि जब log एन आई का किया तो ये स्टेप बन गया, और ये फिर यहाँ पे ये डेल्टा एन आई पड़ा है, उसका हो गया डेल्टा एन आई। समझ पा रहे हो बात? फिर ये जो डेल्टा एन आई है, इस डेल्टा एन आई से कैंसिल हो गया, यानी कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो स्टेप बनेंगे, और इसका जब करेंगे तो एक स्टेप बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली डेल्टा एन आई लॉग एन आई, और यहाँ बचा था डेल्टा एन आई लॉग जी आई प्लस एन आई माइनस वन। कुल मिला के मेरे पास ये दो ही स्टेप बचे हैं, ये देखिए। और लॉग और जी आई जो है, और लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। अब आप कहोगे वन कहाँ गया सर, तो वन देखिए जी आई बहुत बड़ा है वन से, एन आई बहुत बड़ा है वन से, तो जी आई प्लस एन आई बहुत बड़ा है वन से, तो वन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने वन को छोड़ दिया, ये बन गया, तो ये बन गया। अब वही किया, मैंने बोला था इक्वेशन वन और टू, इक्वेशन वन और टू को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, और क्योंकि माइनस था, यहाँ ध्यान रखना माइनस आएगा, दोनों में यहाँ रहेगा लगाने वाला माइनस, यानी कि ये चीज़ आएगी ब्रैकेट की, ये आ जाएगा। एक को अल्फ़ा से, दो को बीटा से, और तीन को वैसे का वैसे कर दिया। सब में यही करना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान जब आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्शन में जाके देखना वीडियो, आई बटन पे भी क्लिक करके देखना, वहाँ भी 5 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 5 टॉपिक आपके, वो अच्छे से। इसका मतलब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लॉग जी आई प्लस एन, ये चीज़ आ जाएगी। कुछ नहीं करना, एन आई का डिवाइड किया, ये बन गया, फिर इसको ले गया मैं उधर, तो पॉजिटिव हो गई, फिर लॉग को हटा दिया, ई की पावर लग गया,
फिर GI/NA 1 को ले गया उधर, तो क्या आ गया -1 इंटू दिस आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, NI की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। बस ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अब निकालते हैं जो मेन चीज़ इसमें एक और पूछी जाती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब हमने बोस मैक्सवेल बोल्ट्जमान निकाला था, सॉरी, तो NI/GI वैसे ही निकाला था, NI/GI ही FE होता है। और यहाँ पे क्योंकि बोस आइंस्टीन है, मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान बोल गया था, तो उसमें भी क्या आएगा, NI/GI आ जाएगा। तो इस GI को NI के नीचे ले आइए, ये आंसर आ गया। NI को GI के नीचे ले आइए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ पे बाहर माइनस आएगा, यानी कि ये चीज़ ब्रैकेट ऐसे आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर समीशन बाहर डेल्टा NI, कहने का मतलब ये चीज़ पूरी ब्रैकेट के अंदर आएगी। यहाँ माइनस लगाने वाला रह गया, लगा लेना। क्यों? क्योंकि पहली इक्वेशन क्या है, समीशन डेल्टा NI बराबर 0 होती है पहली इक्वेशन, उसमें मैंने पहले ही माइनस लगा दिया। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, EI डेल्टा NI बराबर 0 होती है, उसमें मैंने माइनस लगा दी। फिर इसको अल्फ़ा से, इसको बीटा से मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दिया 3 नंबर में, तो इसीलिए 3 नंबर में ऐड होके ये बनता है। ठीक है ना, तो वो माइनस जो है वहाँ पे मैंने पहले ही लगा दिया, यहाँ पे रह गया था वो यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ये पूरा जो है टॉपिक, इसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लें। इसका जो है देखिए, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ये आप, ये पेज है इसका एक, इसका आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और ये देखिए यहाँ से ध्यान रखना है GI जो है, ध्यान रखना है कुछ बातें। GI कांस्टेंट है एक तो GI-1 log GI-1 डिफरेंशिएशन 0 होगा। और जब NI प्लस GI-1 का डिफरेंशिएशन करोगे, डेल्टा करोगे, तो उसमें GI का तो होगा नहीं, 1 का भी नहीं होगा, तो ओनली डेल्टा NI ही बचेगा। ठीक है, फिर जब लॉग में करोगे NI प्लस GI-1 का, तो उसमें पता है आपको 1/NI प्लस GI-1 और ऊपर डेल्टा NI, क्योंकि बाकियों का 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए पहली कंडीशन ये वैसे देखिए ऐसे कांस्टेंट माइनस मैंने लगाया, ये दूसरी कंडीशन, इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें इक्वेशन 3 क्या थी, लॉग NI प्लस GI/NI थी। ठीक है, इस कंडीशन, इसके साथ मैंने इंटू डेल्टा NI, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई, तो डेल्टा NI कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा अल्फ़ा बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा बीटा EI बचेगा, वहाँ से कॉमन आएगा, सीधा पड़ा रहेगा। और फिर मैंने वहाँ पे जो कंडीशंस लगाई हैं वो आपको पता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आ जाता है। ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है, सॉरी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। जो पार्टिकल्स इसको फॉलो करते हैं उनको बोसॉन्स कहते हैं। मल्टी इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होती है, वेव फंक्शन जो होता है इवन होता है। ठीक है, बोसॉन्स होते हैं। डीजनरेसी, सेम एनर्जी के लेवल्स के नंबर्स जो होते हैं उसको डीजनरेसी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका फर्मी डिराक पे होगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, और हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे जो भी आपकी डिमांड होगी जल्दी वीडियो बनाने की। और लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ। बहुत बहुत